Hey guys, welcome to GH Study Spot. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि वी हैव टेकन एन इनिशिएटिव जिसके ज़रिए हम लोग हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट तरीके से हेल्प एंड स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ना कि सिर्फ हायर सेकेंडरी एग्जाम बल्कि माध्यमिक 2025 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ना कि सिर्फ हम लोग इस चैनल के ज़रिए से बच्चों को सजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, चैप्टर वाइज थीम डिस्कशन, सिलेबस शॉर्ट डिस्कशन, मार्क्स पैटर्न और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, उसे भी हम लोग इन तमाम चीज़ों के एनालिसिस करते हुए बात को प्रूव कर दे रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस के ज़रिए हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और हिस्ट्री के कई सारे चैप्टर्स एंड कई सारे वीडियोस को दरअसल सजेशन के साथ अपलोड किया है। आप लोग अपने हायर सेकेंडरी एग्जाम 2025 के लिए अपेयर अगर करना है तो आप लोग उस वीडियो से फ़ायदा उठाकर इस कम से कम टाइम में अपने प्रिपरेशन को अच्छे से एक कर सकते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग दरअसल इकोनॉमिक्स के बारे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के मार्क्स पैटर्न एंड इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर्स को देते हुए मैंने आप लोगों के साथ आंसर के क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे सजेशन भी डिस्कस किया। आइए आज के इस क्लास में हम लोग दरअसल चैप्टर 3 के बारे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इससे पहले वाले चैप्टर 2 में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ डिमांड को पढ़ा था, यानी डिमांड के बारे जाना था। डिमांड क्या होता है, डिमांड किसको बोलते हैं, किस तरीके से डिमांड अफेक्ट होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं एंड किस तरीके से डिमांड के बढ़ने या घटने से दरअसल डिमांड के बढ़ने या घटने से दरअसल उसके फैक्टर्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या फैक्टर से चेंज होने की वजह से किस तरीके से डिमांड में हम लोग को चेंजिंग देखने को मिलती है, उसे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी देखेंगे। इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग समझेंगे। इससे पहले अगर हम लोग इसके मार्क्स पैटर्न को देखें तो इससे एमसीक्यू एंड एलएक्यू क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इससे बेसिकली आपके 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। हालांकि आपको लगता होगा कि 80 मार्क्स में आपके लिए 2 मार्क्स क्या ही इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन अगर आप पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को देखो तो आपको बात समझ आएंगी कि तमाम चैप्टर से दरअसल लगभग बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिससे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन अलग अलग करके पूछे जाते हैं। अगर इस तरीके से आप चैप्टर्स को छोड़ने जाओ तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके छूट जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके तमाम मार्क्स आपके हाथ से निकलते जाएंगे। वो जिस तरीके से होता है ना, बूंद बूंद से समुंदर भरता है, वही बात यहाँ पर आपको एक एक मार्क्स आपके एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इससे पहले वाले वीडियोस के जरिए हमने आपको चैप्टर 2 और उससे भी पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप इस 21 चैप्टर में से किस तरीके से 9 या 10 चैप्टर पढ़कर अपने लॉन्ग के हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। इसे जाकर आप लोग ज़रूर से देखना ताकि आपको वो बात अच्छे समझ आ पाए और कम से कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या फिर आप चैनल के आइकन पर क्लिक करके इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियोस के सेक्शन में जाके आप उसे चेक ज़रूर से करना ताकि आपको अच्छे से प्रिपेयर करने में आसानी हो पाए। आइए अब हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, कंसेप्ट का नाम है इलास्टिसिटी, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इससे पहले हम लोगों ने डिमांड के बारे डिटेल में पढ़ा था और डिमांड के लॉ के बारे पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उस चीज़ का डिमांड घट जाता है, और जब भी किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है, जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड घटता है एंड वाइस वर्सा, यानी उसका उल्टा। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों का सिर्फ प्राइस के बारे डिस्कस नहीं करता। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी दरअसल हमारा तमाम फैक्टर्स के बारे डिस्कस करता है जो कि हमारे डिमांड को मुतासर करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ये कंसेप्ट बताता है कि किस तरीके से कितना चेंज होने की वजह से किसी भी चीज़ के डिमांड को मुतासर करने वाले जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के कितना चेंज होने की वजह से उसके डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये दरअसल हमें बताता है। यानी
यूं समझ लें हम इस बात को कि ये हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि इसके प्राइस या दूसरे फैक्टर के चेंज होने की वजह से ये भी चेंज होंगे, बल्कि ये हमें बताता है कि ये फैक्टर कितना चेंज होगा तो डिमांड कितना चेंज होगा। मतलब अगर हम बोल सकते हैं कि वो अगर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट था तो ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटी में बात करता है कि कितना फैक्टर के चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज होगा। इसे ही दरअसल हमें कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पहला आपको यही बात बताया गया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिमांड को मुतासिर यानी डिमांड को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं। प्राइस होता है, इनकम होता है, रिलेटेड गुड्स होते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग इन तीन चीज को बेस मान के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। पहला प्राइस है, दूसरा इनकम है और तीसरा ग्रॉस फैक्टर्स है। क्या है ये प्राइस? प्राइस के साफ मतलब ये है कि प्राइस के कितना बढ़ने की वजह से आपके डिमांड में कितना चेंजिंग आएगा। इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, या इसे हम लोग यूं कह सकते हैं कि किसी चीज के कीमत में यानी प्राइस में 1% चेंज आने की वजह कर डिमांड में कितना फीसद का, कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, इसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा कि किसी चीज के, किसी शख्स के इनकम में 1% चेंज आने की वजह कर डिमांड में कितना परसेंट का चेंज देखने को मिलेगा, इसे हम लोग इनकम इलास्टिसिटी। और ग्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? ग्रॉस इलास्टिसिटी से मुराद है कि किसी चीज के डिमांड को मुतासिर करने वाले जो रिलेटेड गुड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल चाय का रिलेटेड गुड्स है ना, कॉफी जिस तरीके से, तो उसी तरीके से उसके रिलेटेड गुड्स की कीमत में, प्राइस में चेंज होने की वजह कर, उसके डिमांड में 1% चेंज होने की वजह कर उसके डिमांड में कितना फीसद चेंज आता है, इसे ही हम लोग प्राइस, इनकम एंड ग्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। फिर फैक्टर्स क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो दरअसल आपके इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे डिटेल में डिस्कस किया गया है। एंड देन फिर मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे डिस्कस किया गया है, यानी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी किस तरीके से हम लोग इलास्टिसिटी को मेजर्स करते हैं। डिफरेंट न्यूमेरिकल है, कई सारे न्यूमेरिकल एंड फार्मूलाज है जिसके ज़रिए से आपको वो सॉल्व करना होगा। फिर ये आर्क एंड पॉइंट इलास्टिसिटी है, किस तरीके से एक आर्क के थ्रू से हम लोग मेज़र करते हैं इलास्टिसिटी को, और एक पॉइंट पे किस तरीके से मेज़र करते हैं। फिर कंसेप्ट बताया गया है कुछ आपको, यूनिटरी इलास्टिक, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, कंप्लीटली इन इलास्टिक, डिमांड कर्व्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी। मींस कई सारे टाइप के इलास्टिसिटी होते हैं। पहला जो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिक। क्या होता है ये यूनिटरी इलास्टिक? मतलब जब भी किसी चीज़ के मांग को मुतासिर, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में 1% चेंज यानी 1% चेंज होने की वजह कर अगर उस चीज़ के मांग में भी 1% चेंज ही होता है तो इसे बोल देते हैं दोनों को मिलाकर यूनिट। 5 अगर ऊपर चेंज हुआ है और 5 अगर नीचे भी चेंज हुआ है तो दोनों को अगर हम लोग काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1। यानी जितना आपका फैक्टर में चेंज हो उतना ही अगर मांग में चेंज हो तो उसे यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। और अगर किसी चीज़ के प्राइस में चेंज जितना हुआ है उससे ज़्यादा चेंज अगर हम लोग को देखने को मिला है उसके डिमांड में तो उसे हम लोग इलास्टिक बोलेंगे। इन इलास्टिक क्या होगा? जितना किसी चीज़ के प्राइस में चेंज हुआ है अगर उससे कम चेंज हुआ है उसके डिमांड में तो उसे हम लोग इन इलास्टिक बोलेंगे। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? जितना किसी चीज़ के प्राइस या किसी भी फैक्टर में चेंज हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा चेंज हुआ है अगर उसके डिमांड में तो उसे परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और कंप्लीटली इन इलास्टिक किसको बोलेंगे हम लोग? इन इलास्टिक मतलब जिस चीज के प्राइस में बहुत चेंज हुआ है लेकिन उसके डिमांड में एकदम सा चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो उसे हम लोग कंप्लीटली इन इलास्टिक के नाम से जानते हैं। तो ये रहा पूरा सिलेबस का डिस्कशन इन शॉर्ट। तो इसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। अगर इसमें किसी भी टॉपिक में आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करो ताकि मैं उसके ऊपर डिटेल में एक बार फिर से आपके सामने डिस्कस करूं। तो सिंपल सादा सा बात ये रहा, सा कंसेप्ट हमें ये बताता है कि किसी चीज के फैक्टर में चेंज कितना होगा तो उसके डिमांड में कितना चेंज होगा, वो हमें इसका इल्म देता है इलास्टिसिटी। अब फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? प्राइस हो सकता है उस चीज का,
उस चीज़ के रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो सकता है, कंज्यूमर का इनकम हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेजरली हम लोग को यहाँ पर 3 के बारे डिस्कस किया गया है। उस चीज़ का प्राइस, कंज्यूमर का इनकम और उसके रिलेटेड किसी दूसरे चीज़ के प्राइस में चेंज होने की वजह कर उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे ही दरअसल हम लोग प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को तमाम बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि काउंसिल ने अब तक पूछा है उसे एनालिसिस करने के बाद हमें क्या क्या बातें यहाँ पर समझ आती हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में न्यूमेरिकल डिस्कस किया गया है। ये न्यूमेरिकल दरअसल हम लोग इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जहां मैंने न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप लोगों को साबित दिखाया है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जैसा कि मैंने ऊपर में आपको डिस्कस किया कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, HS 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो आप लोग देख पा रहे हो कि डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वही आपको डिफाइन करना है कि किसी चीज, किसी शख्स के इनकम में अगर 1% के चेंज आते हैं तो उसके डिमांड में, यानी उस किसी पर्टिकुलर चीज के डिमांड में कितनी परसेंटेज के चेंज आपको देखने को मिलेंगी, उसे दरअसल हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। याद रहे ये 2 मार्क्स का आंसर है, तो 2 से 3 लाइन में आंसर लिखने के बाद आपको फॉर्मूलाज के जरिए भी दरअसल उसे रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट फिर से एक न्यूमेरिकल आपके सामने आया है, न्यूमेरिकल को हम लोग लास्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 में व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ₹8 to ₹4, then the quantity demanded increase from 10 kg to 15 kg respectively, then what is the magnitude of the price elasticity of demand, स्लाइड के लास्ट में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट नंबर 4 डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि मैंने बताया कि किसी चीज के प्राइस में 1% चेंज आने की वजह कर उसके डिमांड में जो भी चेंजेस आता है उसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी, सेम क्वेश्चन देखो आप घुमा के रिपीट कर रहा है। व्हाट इज मीन बाय द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि मैंने बताया कि उस चीज के किसी भी एक चीज के रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने की वजह कर उस गुड्स के जो डिमांड में चेंजिंग आपको देखने को मिलती हैं उसे हम लोग दरअसल ग्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6 के, तो फॉर व्हाट काइंड ऑफ द गुड्स द डिमांड इज इन इलास्टिक, किसके लिए होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, मैंने आपको डिस्कस किया कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं। डिफाइन इनकम इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस किया मैंने आपको, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। व्हाट विल बी द शेप ऑफ द डिमांड कर्व इफ द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज इन्फिनिटी, अगर वो इन्फिनिटी होता है मतलब एकदम ही चेंज ना हो तो उसका फिर किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, वो हॉरिजॉन्टल वे में होता है, वो आपको एक्सप्लेन भी करना है और ग्राफ बनाकर भी उसे आपको दिखानी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिफाइन ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी उस चीज के प्राइस में 1% तब्दीली आने की वजह कर उसके डिमांड में जो भी तब्दीली आती हैं उसे हम लोग दरअसल ओन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्टली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड, फॉर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, फॉर व्हाट काइंड ऑफ गुड्स द डिमांड ऑफ इन इलास्टिक विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इन क्वेश्चंस को देखते हुए, मुद्देनजर रखते हुए और काउंसिल के द्वारा अब तक काउंसिल के जरिए पूछे गए सिलेबस का एनालिसिस करते हुए ये रहा आपके सामने HS 2025 के लिए सजेशन। इसमें भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो 2-3 चीज का रिपीटेशन मिल रहा था, प्राइस इलास्टिसिटी का, इनकम इलास्टिसिटी का, क्रॉस इलास्टिसिटी का और 2-3 न्यूमेरिकल। तो ये 3-4 चीज अगर आप अच्छे से कर लेते हो देन यू विल डेफिनेटली सॉल्व द क्वेश्चन एंड आपको इस चैप्टर से पूरे मार्क्स आपको स्कोर करने में बहुत आसानी होंगी। तो ये रहा इस पूरे चैप्टर का थीम और डिस्कशन एंड सजेशन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की जानिब और हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। न्यूमेरिकल में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि पहला उसका इनिशियल प्राइस मैंने लिखा ₹4 था, फाइनल प्राइस घटा, प्राइस डिक्रीज हुआ था, ₹2 हो गया था। इनिशियल क्वांटिटी आपका 10 kg था। जाहिर है कि प्राइस जब घटेगा तो डिमांड क्या होता है, बढ़ेगा, ये लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है। तो इसका क्वांटिटी बढ़कर 15 kg हो गया और फिर हम लोग फार्मूलाज को याद रखेंगे और फार्मूलाज के हेल्प से ये इजिली जस्ट अ फिंगर टिप्स के खेल में ये सम सॉल्व हो जाएगा।
तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, नीचे में चेंज इन प्राइस लिखा, इनटू इसको उल्टा कर देना है उस साइड जाकर, यानी प्राइस नीचे से था वहां जाके प्राइस ऊपर, क्वांटिटी ऊपर था या क्वांटिटी नीचे। आप लोग देख पाओगे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ है। तो पहले क्वांटिटी आपका 10 था, अभी 15 हुआ है, तो 15 से 10 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद प्राइस में कितना चेंज हुआ है, 4 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 2। इनिशियल, यहाँ पे पी से मुराद इनिशियल प्राइस क्या था, 4 था, इनिशियल क्वांटिटी क्या था तो आपका 10 था। उसके बाद इसको माइनस करने के बाद हमारे सामने 5/2 इंटू 4/10 आया था। फिर इसे काटने उठने के बाद हमारे पास 1 आया। तो इसका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया था वो 1, जिसको हम लोग यूनिटरी इलास्टिक के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से आप सम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो जस्ट 1 to 2 मिनट्स के अंदर। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी एंड आसान है। तो आज के इस वीडियो के जरिए से मैंने इस चैप्टर के अच्छे से डिस्कशन किया, थीम्स को समझाया, इन शॉर्ट डिस्कस किया, न्यूमेरिकल को देखा, सिलेबस देखा, एनालिसिस किया, मार्क्स पैटर्न को समझा। और इस तरीके से हम लोग आने वाले और भी वीडियोज़ के जरिए से डिफरेंट सब्जेक्ट एंड डिफरेंट चैप्टर्स के थीम, सजेशन, मार्क्स पैटर्न को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि बहुत इफर्ट लगता है ये सारा कुछ काम करने में। आप लोग नहीं जानते लेकिन बहुत ही इफर्ट लगता है। आप लोगों के लिए जस्ट ये काम किया जा रहा है। तो आप लोगों का ये, आप लोगों के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आप लोग इस चैनल को अच्छे से अच्छे तरीके से ग्रो करो, जल्द से जल्द ग्रो करवाओ और चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, वीडियोज़ को देखो और तमाम लोगों के दरमियान इसे शेयर करो। और कौन से टॉपिक एंड कौन से सब्जेक्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि उसे मैं अपने वीडियोस को प्रिपेयर करने में प्रीफर करूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रहे इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर से करना है और इस वीडियो और चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले मैं तमाम सजेशन, थीम और अच्छे से आप लोगों की मांग के अकॉर्डिंगली काम कर पाऊँ। अगर आप लोग इसे सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही मसला हो जाएगा इस काम को आगे प्रोसीड करने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।